आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगेन जैसे मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के केस में बताया था कि उसको डॉट प्रोडक्ट हम क्यों कहते थे, क्योंकि वहां पे हम कैसे लिखते थे, ए डॉट बी। सिमिलर तरीके से यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इन दोनों के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में हम क्या लिखते हैं, एक क्रॉस लिखते हैं। हम एक क्रॉस लिखते हैं दोनों वेक्टर्स के बीच में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि वहां पे हम क्या बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट हमने क्यों बोला था, क्योंकि जो आंसर हमारा आता था वो क्या आता था, स्केलर आता था। ए डॉट बी क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन ऑफ थीटा। तो आंसर हमारा क्या आता था, एक स्केलर नंबर आता था। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा, जब मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगा है, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका जो आंसर आता है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, वो क्या आ रहा है, एक वेक्टर आ रहा है, तो इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब ये जो वेक्टर है, ये इसका मतलब देख लो कि क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा वेक्टर आपको मिलेगा। तो देखो बेटा, अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी, सॉरी बी कर रहे हैं हम लोग, वी आर डूइंग ए क्रॉस बी, तो आपको क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। मैं मान लेता हूँ कि जो मुझे नया वेक्टर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सी वेक्टर मिल रहा है। मैंने दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया, और क्रॉस प्रोडक्ट करने पे मुझे जो नया वेक्टर मिला वो कौन सा मिला, वेक्टर सी। अब सी वेक्टर जो है, अगेन इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक इसकी डायरेक्शन होगी। अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता चल जाए, अगर मुझे डायरेक्शन पता चल जाए, तो मुझे सी का वैल्यू पता चल जाएगा। जो इसका मैग्नीट्यूड होता है ए क्रॉस बी का, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। और स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता था, मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन थीटा। यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, एक तो ये डिफरेंस है। प्लस वहां पे डायरेक्शन कोई होती नहीं थी, आंसर हमारा एक स्केलर नंबर आता था। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट जब आप करोगे दो वेक्टर्स का, तो आंसर आपको एक नया वेक्टर मिलेगा, वेक्टर सी, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन सी होती है, डायरेक्शन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन कैप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन कैप। और एन कैप का क्या मतलब है, एक नॉर्मल वेक्टर। एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब नॉर्मल किसके, मतलब इसमें नॉर्मल तो लिखा है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर होना चाहिए। और कैसा वेक्टर होना चाहिए, ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। और मैग्नीट्यूड 1 का मतलब क्या है कि ओवरऑल जो फाइनल आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ओवरऑल जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड यही रहेगा ए बी साइन थीटा। तो एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है एन कैप। अब नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, देखो ए और बी एक प्लेन में होंगे, किसी भी प्लेन में। फॉर एग्जांपल अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ए और बी की वो जो स्क्रीन है वो उसका प्लेन है। अब इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर तुम कुछ भी बना सकते हो।
एक तो आउटवर्ड बना सकते हो, एक आउटवर्ड वेक्टर बना सकते हो और एक इनवर्ड बना सकते हो। स्क्रीन के इनवर्ड आप कोई वेक्टर बना सकते हो और एक स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड बना सकते हो। वो आप खुद से अभी इमेजिन कर लीजिए। बाकी मैं अभी आपको समझा भी दूंगा कि कैसे हमें डायरेक्शन चेक करनी होती है एन कैप की। तो नॉर्मल वेक्टर की दो पॉसिबिलिटीज हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, पॉसिबिलिटीज। लेकिन हमें सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, एन कैप का एक ही आंसर मिलेगा। जो डायरेक्शन मिलेगी ए क्रॉस बी की वो एक ही मिलेगी। वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी की। बस अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि ए क्रॉस बी आपको आंसर क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा जिसको हम सी बोल सकते हैं। और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा। और इसकी जो डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी एन कैप, जो कि जिसका मतलब है नॉर्मल टू द, अब ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन containing A and B, normal to the plane containing A and B। जिस प्लेन में A और B होंगे उसके नॉर्मल होगा। यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम से समझ आ जाएगा। देखो, एक राइट हैंड थंब रूल होता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी हो, अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी हो तो एक राइट हैंड थंब रूल होता है उसके लिए। क्या रूल है, राइट हैंड थंब रूल। और इस रूल को आप याद रखेंगे। राइट हैंड थंब रूल है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब जैसे कि आपको देखो फिगर में दिखाई दे रहा है, आपको अपने राइट हैंड को मेक श्योर कि ये राइट हैंड होना चाहिए बेटा, लेफ्ट हैंड नहीं यूज करेंगे आप, सिर्फ राइट हैंड आप यूज करेंगे इसके लिए। राइट हैंड को जैसा इस फिगर में शो किया गया है आप वैसे एक ही डायरेक्शन में रखेंगे। जैसे आपको इस फिगर में शो किया गया है कि यू हैव टू कीप द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए। देन आपको अपने इस पाम को कर्ल करना है, ठीक है। यू हैव टू कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ बी। इसको घुमाना है इधर, किस डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, ठीक है। याद ये रखना है कि जो हम टर्न करेंगे वो शॉर्टर एंगल के हिसाब से करेंगे। मतलब ये जो स्मॉलर एंगल है थीटा, उसके उसकी डायरेक्शन में हम टर्न करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, आपको एक ही डायरेक्शन में अपने हाथ को इस तरीके से रखना है जैसे फिगर में शो किया गया है। उसके बाद आपको बी की डायरेक्शन में अपने हाथ को कर्ल करना है, घुमाना है। और जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट आउट करेगा, ये देखो यहाँ पे इन्होंने कर्ल कर दिया है पूरा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट रखा हुआ है हाथ, सेकंड डायग्राम में वो दिखा रहा है कि कर्ल कर दिया गया है। और उसके बाद वो थर्ड डायग्राम में क्या बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट आउट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर सी। सी जो है वेक्टर यहाँ पे शो कर रहा है, वो किसको शो कर रहा है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जो नया वेक्टर मिलेगा सी, ये वाली डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में यहाँ पे फिगर में शो किया गया है। और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड मैं आपको बता चुका हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो इस तरीके से हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब अगर मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ तो अपने आप हाथ को आपको इस तरीके से रखना होगा, ठीक है, जैसा इस नीचे वाले फिगर में शो किया गया है। और जब आप बी क्रॉस ए करोगे, बी क्रॉस ए करोगे तो फिर ये जो डायरेक्शन आएगी ये ऑपोजिट आएगी, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो जो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा दैट इज ऑपोजिट टू ए क्रॉस बी। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में तो पढ़ लिया था कि ए डॉट बी जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल होता था किसके, बी डॉट ए के। लेकिन ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता,
बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि पहले केस में मैंने क्या निकाला, ए क्रॉस बी, और ये किस डायरेक्शन में आया, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं निकाल रहा हूं क्या, बी क्रॉस ए, तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिगर से आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो दैट मीन्स आई कैन राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। ये माइनस साइन आपको क्या दिखा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी देखो, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अभी मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के, ये भी क्लियर कर दिया मैंने। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, इसीलिए आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो पहली प्रॉपर्टी तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये यहाँ पे भी वैलिड है, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ओवर द टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे जैसे कल हमने पढ़ा था, ए क्रॉस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे कर सकते हो। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। अब कहता है कि मान लो अगर आपके पास कोई दो पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल होंगे, दैट मीन्स उनके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा, जीरो होगा। और उन जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आता है वो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। दैट मीन्स जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाएगा। तो आगे तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। तो अगर वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है ए क्रॉस ए के लिए लिख दिया, क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने खुद के साथ पैरेलल ही होता है। मतलब दो वेक्टर, अगर मैं कहूँ एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर भी क्या है, ए, तो सेम डायरेक्शन में ही तो होंगे ना, तो वो भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो उस केस में भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। इन दैट केस ऑल्सो क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। उसके बाद यहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए दिया गया है। ये हर बार आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना आप कंपोनेंट फॉर्म से डील नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे हम इसको डील करेंगे ये आपको नहीं पता है, तो आप कंपोनेंट फॉर्म वाले सिचुएशन से डील नहीं कर पाओगे। देखो, अब आई क्रॉस आई, अगर मैं निकालूं आई क्रॉस आई, तो अगेन क्या होगा, दोनों पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि आई कैप जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आई कैप होगा। पैरेलल के बीच में तो क्या होता है आंसर, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो ये तो मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है कि किधर आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो, सिंपली क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या होगा भाई, देखो भाई, आई क्रॉस जे, आई मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में और जे मतलब प्लस वाई डायरेक्शन में, और जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, यहां से मैं इधर रोटेट करूंगा अपने राइट हैंड को, तो थंब जो होगा वो जी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, जी डायरेक्शन में। ये आप चेक कर सकते हो, अभी मेरे लिए मुश्किल होगा यहाँ पे आपको दिखा पाना, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं, तो आप खुद से चेक करके देख लेना कि अगर मैं इस डायरेक्शन में अपने हैंड को रखूंगा और इधर रोटेट करूंगा, तो जो थंब होगा वो प्लस जी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, प्लस जी डायरेक्शन में थंब हमारा पॉइंट करेगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। हम वेक्टर्स की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, देखो, अगर मुझे राइट में वेक्टर को दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा दूंगा, मुझे लेफ्ट में अगर दिखाना है तो मैं इस तरीके से दिखा दूंगा। लेकिन अगर मान लो मैंने वेक्टर को
स्क्रीन के इनवर्ड दिखाना है, इनवर्ड डायरेक्शन में मुझे शो करना है, तो मैं एक क्रॉस बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक क्रॉस बनाता हूँ, दैट मीन्स वेक्टर इज गोइंग इनवर्ड। और अगर मुझे बिल्कुल आउटवर्ड बनाना है, ठीक है, अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में मुझे दिखाना है तो मैं एक ऐसा डॉट बनाऊंगा, ठीक है, दिस मीन्स वेक्टर इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रहा है। और इसका रीजन होता है बिकॉज अगर मान लो आपने कभी एक एरो देखा हो, ठीक है, तो एरो जब आपकी तरफ आएगा तो आपको सामने से एक डॉट दिखाई देगा, ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, दैट इज आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन या फ्रॉम द पेज, या जो भी आप जिस भी चीज के ऊपर आप राइट कर रहे हो, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उससे आउटवर्ड अगर दिखाना है, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, तो उसके लिए हम डॉट रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर एरो आपसे दूर जा रहा हो तो आपको क्या दिखाई देगा, पीछे से उसके एक क्रॉस दिखाई देगा, तो इसीलिए जब वेक्टर इज गोइंग अवे फ्रॉम यू तो हम एक क्रॉस बनाते हैं, जब वेक्टर इज कमिंग टूवर्ड्स यू तो हम एक डॉट बनाते हैं। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, तो जो आई क्रॉस जे होगा वो बाहर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आए, आपकी तरफ आएगा, ठीक है, थंब से आप ये राइट हैंड थंब रूल से आप चेक कर सकते हो, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्लस जी डायरेक्शन, वो प्लस जी डायरेक्शन में होगा। और प्लस जी में होने का मतलब क्या है कि मुझे क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। क्यों के कैप क्यों कहा मैंने, क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, और साइन 90 भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो साइन 90 भी कितना होना चाहिए, 1। तो जो भी मुझे वेक्टर नया मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। और एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और वो किस डायरेक्शन में होगा, प्लस जी डायरेक्शन में होगा, तो वो कौन सा वेक्टर होता है, के कैप होता है। तो बड़ा सिंपल है कि आई कैप क्रॉस जे कैप अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। अब ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये तो ऑलरेडी हम सीख ही चुके हैं। तो आई क्रॉस जे को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, ये वाली प्रॉपर्टी हम यही फर्स्ट रूल से ही जस्टिफाई कर सकते हैं। देन सिमिलर तरीके से मैं जे कैप क्रॉस के कैप निकाल सकता हूँ, जे और के को करेंगे तो आई आएगा, के और आई को करेंगे तो जे आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना हो कंपोनेंट फॉर्म में, जैसे कल हमने क्या निकाला था, डॉट प्रोडक्ट निकाला था कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, वो बहुत इजी सा आया था, ए एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई प्लस में ए जी बी जी, वो बहुत इजी था हमारे लिए करना, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम क्या लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रूल। तो सेम तरीके से देखो, मैं पहले ये वाला टर्म उठाऊंगा ए एक्स का, ए वेक्टर में से पहले ये वाला टर्म लेंगे और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, और आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि अभी हमने देखा दो पैरेलल वेक्टर्स का सम का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ए एक्स वाला टर्म और बी वाई जे वाला टर्म, तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे क्या मुझे मिलता है, के कैप मिलता है, अभी हमने देखा आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। तो इस वाले टर्म को तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए एक्स बी वाई के कैप, ठीक है, ये वेक्टर लगा हुआ है, आप इसको कैप ही समझिएगा, वो बुक का नोटेशन है, लेकिन हम समझते हैं कि ये आई कैप और जे कैप ही है। अब देखो ये वाला टर्म हमने आगे यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इसमें आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ए एक्स आई कैप
और फिर इसको बी जी के कैप। अब देखो ए एक्स बी जी आई क्रॉस के। तो जब बेटा ये सेम ऑर्डर में थे, आई और जे तो मुझे के देता था, लेकिन बीच में एक का गैप आ गया, ठीक है, आई और के आ गया, तो दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ के क्रॉस आई, और के क्रॉस आई क्या मुझे मिलता है, जे कैप मिलता है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इनको फिगर आउट करने में, इनको याद करने में कि कौन सी डायरेक्शंस होती हैं ये। तो ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है। तो ये ऊपर वाले तीन टर्म्स को हमने लिख लिया, देख लिया, तीन में से एक टर्म तो जीरो हो गया था तो वो लिखना नहीं पड़ा मुझे, और ये वाला टर्म यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, और ये वाला जो टर्म है इसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तीनों टर्म्स मैं लिख चुका हूँ, तो इनको हम समझ चुके हैं। मैं वन बाय वन आपको एक एक टर्म का समझा रहा हूँ कि क्या फाइनल आंसर आएगा। फिर ए वाई बी एक्स जे वेक्टर, क्योंकि ए वाई और उसको फिर हम किसके साथ करेंगे, बी एक्स के साथ करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, ए वाई इंटू बी एक्स, और जे क्रॉस आई आ जाएगा, और जे क्रॉस आई क्या होगा, वो होगा माइनस के, माइनस के। तो यहाँ पे ये तीसरा टर्म आ गया माइनस के वाला, एक टर्म आ गया ए वाई, इस वाले टर्म को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। देन नेक्स्ट टर्म में देखो क्या है, ए वाई और बी वाई, बी वाई और जे कैप और जे कैप, फिर ये तो क्या अगेन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ये वाला टर्म अगेन जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो जो जीरो है उनको तो मैं पूरा क्रॉस ही कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि कौन सा जीरो हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट में देखो क्या है, ए वाई और बी जी के कैप, ए वाई बी जी, जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के हो जाएगा बेटा आई, ठीक है। तो इस वाले टर्म से हमें ये आंसर मिलेगा, इस वाले टर्म से मुझे ये वाला टर्म मिलेगा। नेक्स्ट फिर देखो ए जी के कैप बी एक्स आई कैप, तो ए जी इंटू बी एक्स, और यहाँ पे के कैप है और यहाँ क्या है आई कैप, के क्रॉस आई क्या होता है, वो होता है जे। तो ये वाला जो टर्म है इससे मुझे ये वाला टर्म मिल रहा है। नेक्स्ट फिर के क्रॉस जे, ए जी है और उसको फिर मैं किससे करूंगा, वाई से, तो बी वाई ए जी इंटू बी वाई, और क्या हो जाएगा के क्रॉस जे, और के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई, के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई। अगर आपको ये अभी समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि के क्रॉस जे जो है वो माइनस आई कैसे आया, तो आपको मैंने राइट हैंड थंब रूल बता दिया है, आप इजीली चेक कर सकते हो उससे, ठीक है। और जो तीसरा टर्म है के क्रॉस के वाला, ये तो फिर जीरो ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इन टोटल आपको 9 टर्म्स मिलने थे, 9 टर्म्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उसमें से 3 टर्म तो ऐसे हैं जो जीरो हो गए। डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था, 6 टर्म्स ऐसे थे जो जीरो हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे कितने टर्म्स जीरो हो रहे हैं, इन टोटल 3 टर्म्स ऐसे हैं जो जीरो हो रहे हैं। तो इसके बाद ये जो फर्स्ट स्टेप में जो आंसर आया, ये इसमें हम क्या करते हैं, के कैप वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, जे कैप वालों को एक साथ लिख लेते हैं, और आई कैप वालों को एक साथ लिख लेते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा कुछ ऐसा आ जाता है, आई कैप हमने कॉमन ले लिया और आई कैप के साथ देख लिया कि कौन सा पॉजिटिव टर्म है कौन सा नेगेटिव टर्म है, उसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया। जे कैप हमने कॉमन ले लिया, और आप देख सकते हो कि एक टर्म के कैप का पॉजिटिव है, एक टर्म के कैप का नेगेटिव है, तो दो टर्म्स के कैप के हैं। टोटल 6 टर्म्स मिले ना मुझे यहाँ पे, तो दो टर्म्स तो हमारे कैसे हैं, दो के कैप वाले हैं, दो आई कैप वाले हैं, और दो जे कैप वाले हैं। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब ये तुम्हें देख के लग रहा होगा कि सर ये तो मतलब याद कैसे कैसे करेंगे, ए वाई बी सी और ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। अभी इसको याद नहीं करना, मैं आपको उसके लिए एक तरीका बता दूंगा, लेकिन जो अभी हमने किया वो समझ आ गया ना। क्रॉस बी मुझे निकालना है और ए की वैल्यू मुझे कैसे दी हुई है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जी के कैप,
और इसका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे करना है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जी के कैप। अब ये जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस, इसके बारे में शायद तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको मैथमेटिक्स की टर्म्स में हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। और इससे ये वाला आंसर कैसे आएगा वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये आपको कभी भी कोई दो वेक्टर दिए हो ए और बी, तो सबसे पहले आपको इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है? ये जो चीज बता रहा हूं बस इसको रट लो, याद कर लो कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। है ये तरीका मैथ में आता है बिल्कुल, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ये कहाँ से आया कैसे आया, सिर्फ आप ये आपको इजी कैलकुलेशंस देगा। पहले हम क्या लिख लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, और फिर हम इसके आई कैप के नीचे एक्स वाला पार्ट लिख लेंगे ए एक्स और बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जी और बी जी, ठीक है? उसके बाद एक काम आप और करेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस भी लिख लो, ठीक है? ये लिखने के बाद देखो आपको क्या करना है। पहले मैं इसको बोलते हैं हम लोग रो और इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम, ठीक है? ये वर्टिकल वाले कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। अब देखो आपको क्या करना होता है, दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले रो में देखो आई कैप दिया है, आई कैप को एज इट इज लिख लो, इसको विद प्लस साइन लिखना है, हमने इसीलिए प्लस लिखा, ठीक है? हमने प्लस लिखा इसीलिए लिखा कि आई कैप को हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे। ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे इसके, ये वाला जो पहला रो है, सॉरी जो पहला कॉलम है, इसको भूल जाओ, सोचो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जो पहला रो है इसको भी भूल जाओ, ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों हम भूल गए, तो बचा क्या, ए वाई इंटू बी जी, ए वाई इंटू बी जी, और यहाँ पे क्रॉस करना है आपको, ये ध्यान रखना। ए वाई का प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, बी जी के साथ। देखो आंसर वही आता जाएगा जो हमें चाहिए था, ए वाई इंटू बी जी माइनस बी वाई इंटू ए जी, बी वाई इंटू ए जी। तो देखो क्या वही आया, बी वाई इंटू ए जी। और ऊपर भी जो हमने कैलकुलेशन की थी वहां पे भी हम चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा था, ए वाई इंटू बी जी माइनस ए जी इंटू बी वाई, ए वाई इंटू बी जी माइनस ए जी इंटू बी वाई, वही सेम आंसर आ रहा है। तो अब आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं थी कि कौन सा मुझे y लिखना था z लिखना था, बस इस फॉर्म में आपने लिखा और इजीली आंसर आ गया। अब सेकंड स्टेप में देखते हैं। दूसरे में मैंने आपको क्या बोला कि आप माइनस साइन के साथ लिखोगे जे कैप, ठीक है? तो माइनस जे कैप इनटू, अब कौन सी रो भूल जानी है, रो तो 1 ही भूलनी है अभी भी, लेकिन कॉलम आप सेकंड वाला भूल जाओगे, ठीक है? ये सेकंड कॉलम अब आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बचेगा क्या, ए एक्स बी जी, अब इन दोनों का क्रॉस होगा, ए एक्स बी जी माइनस बी एक्स इंटू ए जी, बी एक्स इंटू ए जी। तो देखो सेकेंड टर्म भी ये आ रहा है, माइनस आ रहा है जे कैप, तो माइनस जे कैप आया, और ब्रैकेट्स में क्या आ रहा है, ए एक्स बी जी, ए एक्स बी जी माइनस बी एक्स ए जी, बी एक्स ए जी। तो वो याद नहीं रखना है हमें बेटा, हमें बस ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है और हम अपने आप लिख देंगे उसको, आंसर को इजीली। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो मैंने आपको क्या बोला, प्लस साइन के साथ लिखना है, प्लस के कैप, और फिर हमने क्या करना है, ये थर्ड वाले कॉलम को भूल जाना है और फर्स्ट वाली रो को भूल जाना है। तो क्या बचेगा, ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, बी एक्स इंटू ए वाई। तो ये आपका आंसर आ गया।
तो इस तरीके से मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है आई कैप जे कैप के कैप, इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस ऐसा लिख लो। और उसके बाद क्या करना है, ये पहले ये लिख लेते हैं ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी और बी जी। फिर जब मुझे क्या करना है, आई कैप वाला लिखना है तो वो प्लस में लिखूंगा, प्लस आई कैप, और इसको भूल जाना है, ए वाई इंटू बी जी माइनस बी वाई इंटू ए जी।